हमें हर प्लॉट को बेचने के लिए सरकार से, डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। हम ऑस्टी हैं, हम जमीन के मालिक नहीं है। मेरे शहर के लोग ऑस्टी हैं आज भी, लेकिन मेरा शहर आज भी 999 साल की लीज पे है। लेकिन बिलासपुर शहर एकमात्र शहर था कि उधर देश आजाद हुआ और 10 साल के भीतर भीतर हमने सब कुछ अपना छोड़कर जहां सरकार ने बसाया वहां बस गए। सबसे पहले अगर कोई शहर डूबा तो मेरा बिलासपुर शहर, जो सबसे पुराना शहर था, वो पानी में सबमर्ज हो गया। हमारे जो राजा थे वो भी इस चीज का विरोध करते थे कि जो एमओयू हमारे लोगों के साथ हुआ उसमें हमारे साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई। जिन योजनाओं का 90% काम पहले हो चुका था, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल 10% काम आज तक 4 वर्षों में कंप्लीट नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, ये जो कोल डैम है इसका पानी केवल 1 मीटर 1.5 मीटर ऊपर नीचे आता है। ये पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बन सकता है। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहीं बनना शुरू हुआ तो वो मेरा बिलासपुर जिला है। मेरे बिलासपुर जिला के जो भाखड़ा बांध है वो 1948 में बनना शुरू हुआ। उसका एमओयू उससे पहले साइन हो गया होगा और 1948 से पहले जो एमओयू साइन हुआ, और ये इतना बड़ा हाइड्रो सेक्टर में प्रोजेक्ट जिसमें 1325 मेगावाट बिजली बनती है, और वो प्रोजेक्ट जब बनना शुरू हुआ, देश आजाद हुआ, प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, लगभग 10 वर्षों बाद ये प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हुआ। 1962 के आसपास ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हुआ। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट और इसकी जो सबसे बड़ी मैनमेड लेक बनी, और उस लेक में सबसे पहले अगर कोई शहर डूबा तो मेरा बिलासपुर शहर, जो सबसे पुराना शहर था, वो पानी में सबमर्ज हो गया। सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने आजादी के बाद, एक तरफ आजादी और उसके बाद अपने घर छोड़े, अपना शहर छोड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, अपना कल्चर छोड़ा, ताकि हमारे सेक्रीफाइस के ऊपर देश को बिजली मिलती रहे, देश जगमगाता रहे, देश तरक्की की राह पे आगे बढ़े। सभापति महोदय, हम लोग सी स्टेट थे, 1954 में मर्ज हुए। हमारे जो राजा थे वो भी इस चीज का विरोध करते थे कि जो एमओयू हमारे लोगों के साथ हुआ उसमें हमारे साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई। शायद एक विषय ये भी उसके बीच में था। तब मेरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर सबसे बाद में मर्ज हुआ 1954 में। लेकिन हम लोगों का दर्द, पूरा शहर चला गया, पूरी जमीनें चली गई, कोई शहर पूरा नहीं गया। लेकिन बिलासपुर शहर एकमात्र शहर था कि उधर देश आजाद हुआ और 10 साल के भीतर भीतर हमने सब कुछ अपना छोड़कर जहां सरकार ने बसाया वहां बस गए। किसी को हिसार में जगह मिली, किसी को राजस्थान में मिली, किसी को पंजाब में मिली, किसी को हरियाणा में मिली, और कुछ लोगों को छोटे छोटे प्लॉट न्यू एनबीटी बिलासपुर टाउनशिप बना, उसमें मिला। सभापति महोदय, जो हमारी सोसाइटी थी, समाज था, भाईचारा था, वो सब समाप्त हो गया। मेरे बिलासपुर के लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि देश आजाद हुआ है, और देश की आजादी में अगर प्रोग्रेस होनी है, अगर वो प्रोग्रेस हमारे घरों के ऊपर, हमारी जमीनों के ऊपर, हमारे व्यवसाय के ऊपर होनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सारा सैक्रिफाइस किया, देश को जगमगाया, लेकिन बदले में आज तक हम उसका जो दर्द है उसको झेल रहे हैं। सभापति महोदय, 1325 मेगावाट कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसका पहले टाइम में जो भी एमओयू हुआ होगा, हमारे बुजुर्गों ने किया होगा, उस समय के लोगों ने किया होगा, लेकिन मेरा शहर आज भी 999 साल की लीज पे है। मेरे बिलासपुर शहर के लोग एनबीटी न्यू बिलासपुर टाउनशिप, जिसको नाम दिया, 100 गज का प्लॉट, 120 गज का प्लॉट, या अर्थात 3 बिस्वे 4 बिस्वे का प्लॉट, जिनके 5 बच्चे थे उनको आपने 4 बिस्वे के प्लॉट में निपटा दिया। आज वो 5 बच्चों के 10 परिवार बने हैं।
और 10 परिवारों को कितनी जमीन। मेरा जब शहर सबमर्ज हुआ तो जिसके पास 10 बीघे जमीन थी उसको भी कई जगह तो 100 गज का प्लॉट मिला। वो कहां जाएंगे, किसके पास रोएंगे। 1971 में देखिए, 1948 से शुरू हुआ सिलसिला, 1962 में पानी आया, हम 54 के बाद वहां से ऑस्टी बनना शुरू हो गए। 1971 में हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम ऑस्टीज रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक पॉलिसी बनी, जिसमें ग्रांट ऑफ लैंड स्कीम लॉन्च हुई। अब 1971 से लेके आज तक जिन लोगों को प्लॉट मिलने चाहिए थे सभापति महोदय, उनको आज भी प्लॉट नहीं मिले हैं। उनकी आज भी सूची बन रही है, वो सूची में नाम ऐड हो रहे हैं। अगर कोई थोड़ी सी इंक्रोचमेंट करता है तो उसको इंक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। और हम आज भी लीज पे हैं। हम, मेरे शहर के लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक मैडम जीवन बत्रा, उसने 1992 में एक प्लॉट लिया, 2 भाइयों के पार्टीशन में पहला प्लॉट बिका। और आज जब वो जिंदगी के अपने फैग एंड ऑफ हर लाइफ जब उसने बेचने के लिए परमिशन मांगी तो उसको परमिशन नहीं मिली। हमें हर प्लॉट को बेचने के लिए सरकार से, डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। हम ऑस्टी हैं, हम जमीन के मालिक नहीं है। मेरे शहर के लोग ऑस्टी हैं आज भी। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। जिन्होंने देश को जगमगाया वो आज इस दंश को झेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, शहर के साथ साथ कई लोगों को 2 बिस्वे 10 बीघे, हमने कहा था कि जितनी जमीन गई है उतनी जमीन शहर के आसपास दे दो, वो सरकार नहीं दे पाई। हमारे पंडित जय कुमार जी, हमारे सीनियर कई लोग इन एजुकेशन को लेकर चले रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों की 20-20 बीघे जमीन गई है, 30-30 बीघे जमीन गई है, सरकार ने उस दौरान कहा होगा, एमओयू में एक व्यवस्था दी होगी कि आप इसका यूज कर सकते हैं। इस लैंड का जब पानी नीचे जाता है तो लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन बीबीएमबी वाले अब भी आकर उनको रोकते हैं, चालान करते हैं, उनके औजारों को ले जाते हैं। और सभापति महोदय, अब तो बीबीएमबी वालों की इतनी हिम्मत है कि अब जब उन्होंने बुर्जियां लगाई तो जहां एक्चुअल एचएफएल था, हाईएस्ट फ्लड लेवल था, उसको छोड़कर 20-20 फीट ऊपर आ गए, 30 फीट ऊपर आ गए। जब वो 30 फीट ऊपर तक आ गए तो जो हमारा एक्चुअल जमीन है, उस जमीन पर, एक्चुअल जमीन पर भी अपनी मर्जी से बाउंड्री लगाकर बीबीएमबी के लोग चले जाते हैं। सामान्य अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है कि बीबीएमबी अपनी मर्जी से, हमें पहले पानी के लिए, अगर पानी हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन कुछ समय पहले तक हमें प्रदेश सरकार से एनओसी, हमें बीबीएमबी से एनओसी लेना पड़ता था कि हम पानी उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। अब पिछली बार सरकार ने तय किया कि हम बीबीएमबी से एनओसी नहीं लेंगे, लेकिन बाकी कामों के लिए जो बीबीएमबी की लैंड हमारी बाउंड्री पे लगती है, अगर हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो हमें बीबीएमबी से एनओसी लेना पड़ता है कि कहीं उनकी जमीन के बीच में से तो नहीं जा रहा। अगर हमें सड़क, पिछली सरकार ने किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पिछली सरकार में हुआ है, जब से हमारी कोल्ड डैम स्कीम बनी है, जब से हमारी कंदरौर के पास की स्कीम बनी है, तब से यह सरकार ने किया है कि एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जमौली, माननीय त्रिलोक जमाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो अपने बिलासपुर की और ऑस्टेज की समस्या का जिक्र कर रहा था, उसमें मैं कह रहा था कि हमें जो पानी, पीने का पानी, चाहे इरिगेशन का पानी उठाने के लिए भी बीबीएमबी से एनओसी लेना पड़ता था। और ऐसा नहीं है, सामान्य मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे, मेरे बिलासपुर शहर के लिए कोल्ड डैम से पहले भी एक परियोजना बनी है, दूसरा अभी एम्स में पानी देने के लिए परियोजना बनी, तीसरा हमने भटोली से पानी उठाया, अपने मल्यावर हरलोग
इस सारे एरिया को देने के लिए। चौथे सम्मानीय मंत्री धर्माणी जी बैठे हैं कंदरौर के पास, जहां से हम पानी उठा रहे हैं। ये सारा 2022 से पहले की योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं। एनओसी किसने दिया नहीं दिया एक अलग विषय है, लेकिन ये सारी योजनाएं तब से शुरू हुई हैं और आज कंप्लीशन पे हैं। लेकिन 4 सालों में योजनाएं कंप्लीट नहीं हो पाई। जिन योजनाओं का 90% काम पहले हो चुका था, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, केवल 10% काम आज तक 4 वर्षों में कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा था कि मेरे बिलासपुर में जो इकोलॉजी, जिसका मूल उद्देश्य है, जब गर्मियां होती हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि पानी नीचे चला जाता है और सिल्ट इतनी ज्यादा आ गई है, ये सिल्ट इतनी ज्यादा गर्म होती है जिससे मेरे शहर का सराउंडिंग का एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और सर्दियों में पानी का स्तर बहुत ऊपर रहता है, तो सर्दियों में धुंध के कारण भी वहां का मौसम प्रभावित हुआ है। तीसरे, इस सिल्ट के कारण जो मेरे गांव के सराउंडिंग गांव के लोग हैं, सिल्ट बहुत ऊपर आ गई है। जब सिल्ट वो गांव की लोकल जमीन के अंदर भी इंटर कर रही है, तो लोगों की जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है वो भी समाप्त हो रही है। ये इस इकोलॉजी का इंपैक्ट है। प्रदेश सरकार को चाहे केंद्र सरकार को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि इस सिल्ट को कैसे डिसिल्टिंग की जाए, कैसे इस सिल्ट को बेचा जाए, रॉयल्टी पे दिया जाए, कुछ भी किया जाए, इसका क्या सदुपयोग हो सकता है, इसके ऊपर भी हम लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा आज के समय में कुछ नहीं है कि किसी चीज का कोई यूज नहीं है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इतना पैसा जमा होता है लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार, और अगर मैं बात करूं कि कोल डैम मेरे साथ है, और ये कोल डैम एक ऐसा डैम है, मैंने कहा कि मेरे शहर में, एक शहर में जिसमें 2125 मेगावाट बिजली पैदा होती है 2 प्रोजेक्ट से। अध्यक्ष महोदय, ये जो कोल डैम है इसका पानी केवल 1 मीटर 1.5 मीटर ऊपर नीचे आता है। यह पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बन सकता है। अगर प्रदेश सरकार चाहे, एनटीपीसी के ऊपर जो सीएसआर में जो हमें पैसा मिलता है, हम अगर एनटीपीसी से ही बात करें, कोल डैम से बात करें कि आप लोकल यूथ को ट्रेन करिए, उनको सीएसआर के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करें, यह टूरिस्ट हब भी बन सकता है क्योंकि यह 4 लेन से भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां से भाई अवस्थी जी बैठे हैं, इनकी तरफ को हमारी सड़क, जिसका राकेश जमवाल जी ने भी जिक्र किया, इस कोल डैम के साथ साथ हमारी सड़कें हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी नाजुक है। अगर इस सीएसआर में इन सड़कों को बनाने के लिए भी कोल डैम या एनटीपीसी वालों को कहा जाए, क्योंकि ये जो 2% सीएसआर में करता है, ये पूरे देश में यूज होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस पे विचार करे। अगर ये पैसा मेरे बिलासपुर में कलेक्ट हो रहा है तो ये बिलासपुर में लगे, अगर ये हिमाचल में हो रहा है तो हिमाचल में लगे, लेकिन हिमाचल का पैसा अगर बॉम्बे में लगे, मुझे लगता है इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी ऑस्टेज की समस्या है, अगर ये सीएसआर का पैसा या लाडा का पैसा अगर लोकल एरिया में लगता है, तो जो हमारी समस्या है, जो हमें 1962 से प्लॉट नहीं मिले, हमारे लोगों को प्लॉट नहीं मिले, जमीन नहीं मिली, उनको इस पैसे से दिया जा सकता है। इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी सिल्ट है, अगर इसको बेचने का इतना बड़ा, मुझे ध्यान है कि कुछ सिल्ट सिरखट से हम बेच रहे हैं या उसकी हमने ऑक्शन की है, तो ये जो गोविंद सागर में, क्योंकि दोनों बांधों के बीच जो फर्क है वो केवल 45 किलोमीटर का है, और इस 45 किलोमीटर के जितनी रिजर्वायर है उसमें सिल्ट और सिल्ट ही है। इस सिल्ट को बेच के प्रदेश सरकार को क्या बन सकता है, क्या रॉयल्टी आ सकती है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। और जो मैंने मैडम जीवन बत्रा का एक उदाहरण दिया कि मेरे बिलासपुर के लोग अपने प्लॉट को बेच नहीं सकते, हमें डीसी के पास जाना पड़ता है, अर्जी लगानी पड़ती है, हम लीज पे हैं, हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए उन प्लॉटों का जिसपे हम मालिक हैं, जो सरकार ने हमें देखे हैं। लीज पे रहने का अधिकार एक जो एग्रीकल्चरिस्ट यहां का है उसको अगर होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरा जो एनटीपीसी है, कोल डैम है, कोल डैम के साथ अध्यक्ष महोदय जो गांव सबमर्ज हो गए, आज मेरे युवाओं को अगर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करानी है तो जो उनको कॉलोनी बनाई है वो डीपीएफ जंगल में है। जब उस लैंड का नेचर देखते हैं तो डीपीएफ जंगल है, लेकिन
जो उनका एक्चुअल गांव था वो पानी में चला गया। अब उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, उनके SC ST के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलोनी बस गई है और NTPC ने अध्यक्ष महोदय केवल वन टाइम 11 करोड़ रुपए देकर उस सारी मेंटेनेंस प्रदेश सरकार पे डाल दी। इतना रेवेन्यू वहां से आता है, तो क्या ये NTPC की कॉलोनी जो NTPC ने बनाई है, जमथल में बनाई है, उन्हीं को मेंटेन नहीं करनी चाहिए? इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। इनके रोड मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी इनको होनी चाहिए, क्योंकि रोड PWD मेंटेन करता है। क्यों? NTPC के पास इतना पैसा है तो NTPC मेंटेन करे, प्रदेश सरकार का बर्डन भी कम होगा। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप। और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मेरी इरिगेशन की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, जो कोल डैम के बनने से इरिगेशन की स्कीम तहस नहस हो गई। मेरा एक ही विनती आपसे कि IPH मंत्री जी भी यहाँ, डिप्टी CM साहब भी बैठे हैं, कि कोल डैम को कहा जाए कि उस स्कीम को भी रिवाइव करें। यही मैं आपके समक्ष इस संकल्प के माध्यम से कहना चाहूंगा। और यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों प्रोजेक्टों में स्वरोजगार में मेरे बिलासपुर के युवाओं को, मेरे बिलासपुर के बेरोजगार साथियों को और जो ऑस्ट्री हैं उनको पहला